के पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भूतनाथ प्रभाकर सिंह, इंदुमती और गुलाब सिंह को लिए हुए अपने ठिकाने की ओर एक गुफा के रास्ते जा रहा था। लेकिन गुफा के खत्म होने पर प्रभाकर सिंह उसमें से नहीं निकले और इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए भूतनाथ फिर से उसी गुफा में चला गया। अब आगे। प्रभाकर सिंह पीछे पीछे चले आते थे। यकायक कैसे और कहाँ गायब हो गए? क्या उस सुरंग में कोई दुश्मन छुपा हुआ था जिसने उन्हें पकड़ लिया, या उन्होंने खुद हमें धोखा देकर हमारा साथ छोड़ दिया? इत्यादि तरह तरह की बातें सोचती हुई इंदु बहुत ही परेशान हुई। मगर इस आशा ने कि अभी अभी भूतनाथ उनका पता लगा के सुरंग से लौटता ही होगा, उसे बहुत कुछ संभाला और वह एकदम सुरंग की तरफ टकटकी लगाए खड़ी देखती रही। परंतु थोड़ी ही देर में उसकी ये आशा भी जाती रही जब उसने भूतनाथ को अकेले ही लौटते देखा और दुख के साथ भूतनाथ ने बयान किया कि उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या भेद है और उन्होंने हमारा साथ क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर किसी छिपे हुए दुश्मन ने हमला किया होता तो कुछ मुंह से आवाज़ तो आती, या चिल्लाते ही सही, गुलाब सिंह। नहीं भूतनाथ, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रभाकर सिंह पर हम भागने का इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। भूतनाथ: जी तो मेरा भी नहीं चाहता कि उनके विषय में मैं ऐसा कहूँ, परंतु घटना ही ऐसी विचित्र हो गई कि मैं किसी तरह अपनी राय पक्की नहीं कर सकता। हाँ, इंदुमती कदाचित इस विषय में कुछ कह सकती हो। इतना कहकर भूतनाथ ने इंदुमती की तरफ देखा, मगर इंदु ने कुछ जवाब ना दिया। सिर झुकाए जमीन को देखती रही, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। अब की दफ़े गुलाब सिंह ने उसे संबोध कर बोला तो वह चौंकी और एकदम फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बस मेरे लिए दुनिया में इतना ही था। मालूम हो गया कि मेरी बदकिस्मती मेरा साथ ना छोड़ेगी। मैं व्यर्थ ही में आशा में पड़कर दुखी हुई और उन्हें भी दुख दिया। मेरे ही लिए उन्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा और मुझ अभागिन के कारण उन्हें जंगल की खाक छाननी पड़ी। हाय, क्या अब मैं पुनः इस दुनिया में रहकर उनके दर्शन की आशा कर सकती हूँ? क्यों ना इसी समय अपने दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा गिराकर निश्चिंत हो जाऊं। इत्यादि ढंग की बातें करती हुई इंदु प्रलापावस्था को लांघकर बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। गुलाब सिंह और भूतनाथ को उसके विषय में बड़ी चिंता हुई और वे लोग उसे होश में लाकर समझाने बुझाने तथा शांत करने की चिंता करने लगे। भूतनाथ का यह स्थान कुछ विचित्र ढंग का था। इसमें भूतनाथ की कोई कारीगरी न थी। इसे प्रकृति ने ही कुछ अनूठा और सुंदर बनाया था। इसके विषय में अगर भूतनाथ की कुछ कारीगरी थी तो केवल इतनी ही कि उसने इसे खोज निकाला था, जिसका रास्ता बहुत ही कठिन और भयानक था। जिस जगह इंदुमती, भूतनाथ और गुलाब सिंह खड़े हैं, वहां से दिन के समय यदि आप आंख उठाकर चारों तरफ देखिए तो आपको मालूम होगा कि लगभग 14 या 15 बीघे के चौरस जमीन चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ों और सुंदर सुहावने सरोवर के जल से घिरी हुई है। जिस तरह चारों तरफ के पहाड़ों पर उस रंग फूल पत्ती की बहुतायत दिखाई दे रही है, उसी तरह जमीन पर भी नर्म घास की बदौलत सब्ज मखमली फर्श का नमूना बन रहा है और जगह जगह पर पहाड़ से गिरे हुए छोटे छोटे चश्मे भी बह रहे हैं। यद्यपि आजकल पहाड़ों के लिए सरसब्जी का मौसम नहीं है, मगर यहाँ पर कुछ ऐसी कुदरती तरावट है कि जिसके सबब से पतझड़ के मौसम का कुछ पता नहीं लगता। यूँ समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में आजकल से कहीं बढ़ चढ़कर खूबी और खूबसूरती नज़र आती होगी। इस स्थान में किसी तरह की इमारत बनी हुई न थी, मगर चारों तरफ के पहाड़ों में सुंदर और सुहावनी गुफाओं और कंदराओं की इतनी बहुतायत थी कि हजारों आदमी बड़ी खुशी और आराम के साथ यहाँ गुजारा कर सकते थे। इन्हीं गुफाओं में भूतनाथ तथा उसके 30-40 संगी साथियों का डेरा था और इन्हीं गुफाओं में उसके ज़रूरत की सब चीज़ें, हरबे
इत्यादि रहा करते थे तथा उसके पास जो कुछ दौलत थी वह भी कहीं इन्हीं जगहों में थी, जिसका ठीक ठीक पता उसके साथियों को भी न था। भूतनाथ का कथन है कि ऐसे ऐसे कई स्थान उसके कब्जे में हैं और इस बात का कोई निश्चय नहीं है कि कब या कितने दिनों तक वह किस स्थान में अपना डेरा रखता है या रखेगा। सुबह की सफ़ेदी अच्छी तरह से फैल चुकी थी। भूतनाथ और गुलाब सिंह के उद्योग से इंदुमती होश में आई। यद्यपि वह खुद इस खोह के बाहर होकर प्रभाकर सिंह की खोज में जान तक देने के लिए तैयार थी और ऐसा करने के लिए वह जिद भी कर रही थी, मगर भूतनाथ और गुलाब सिंह ने उसे बहुत समझा बुझाकर ऐसा करने से बाज रखा और वादा किया कि बहुत जल्द उनका पता लगाकर उनके दुश्मनों को नीचा दिखाएंगे। ये सब बातें हो रही थी कि भूतनाथ के आदमी गुफाओं और कंदराओं में से निकलकर वहां आ पहुंचे, जिन्हें भूतनाथ ने अपनी एयारी भाषा में कुछ समझा बुझाकर विदा किया। इसके बाद एक स्वच्छ और प्रशस्त गुफा में, जो उसके डेरे के बगल में थी, इंदुमती का डेरा लगाकर और गुलाब सिंह को उसके पास छोड़कर वह भी उन दोनों से विदा और अपने एक शागिर्द को साथ लेकर उसी सुरंग की राह अपनी इस दिलचस्प पहाड़ी के बाहर हो गया। जब भूतनाथ सुरंग के बाहर हुआ तो सूर्य भगवान उदय हो चुके थे। उसे जरूरी कामों अथवा नहाने धोने खाने पीने की कुछ भी फिक्र न थी। वह केवल प्रभाकर सिंह का पता लगाने की धुन में था। ये वह जमाना था जब चुनार की गद्दी पर महाराज शिवदत्त को बैठे 2 वर्ष का समय बीत चुका था। उसकी अय्यासी की चर्चा घर घर में फैल रही थी और बहुत से नालायक तथा लुच्चे सौदे उसकी जात से फायदा उठा रहे थे। उधर जमानिया में दरोगा साहब की बदौलत तरह तरह की साजिशें हो रही थी और उसकी कमेटी का दौर दौरा खूब अच्छी तरह तरक्की कर रहा था। अस्तु इस समय खड़े होकर सोचते हुए भूतनाथ का ध्यान एक दफे जमानिया की तरफ और दूसरी दफे चुनारगढ़ की तरफ गया। सुरंग से बाहर निकलकर एक घने पेड़ के नीचे भूतनाथ बैठ गया और उसने अपने शागिर्द से, जिसका नाम भोला सिंह था, कहा, भूतनाथ, भोला सिंह, मुझे इस बात का शक होता है कि किसी दुश्मन ने इस खो का रास्ता देख लिया और मौका पाकर उसने प्रभाकर सिंह को पकड़ लिया। भोला सिंह, मगर गुरुजी, मेरे चित्त में तो यह बात नहीं बैठती। क्या प्रभाकर सिंह इतने कमज़ोर थे कि आपके पीछे आते समय एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया और उनके मुंह से आवाज़ तक न निकली? इसके अतिरिक्त यह भी तो संभव ही न था कि बहुत से आदमी आपके पीछे पीछे आते और आपको आहट भी ना मिलती। भूतनाथ, तुम्हारा कहना ठीक है और इन्हीं बातों को सोचकर मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन के आने का शक होता है। ये नहीं कहता कि निश्चय होता है। अस्तु जो कुछ हो, मैं प्रभाकर सिंह का पता लगाने के लिए जाता हूँ और तुमको इसी जगह छोड़कर ताकीद कर जाता हूँ कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक सूरत बदले हुए यहाँ पर रहो और चारों तरफ घूम फिर कर टोह लो कि किसी दुश्मन ने इस सुरंग का पता तो नहीं लगा लिया। अगर ऐसा हुआ है तो कोई न कोई यहाँ आता जाता तुम्हें जरूर दिखेगा। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो तुम निस्संदेह अपने डेरे सुरंग के अंदर चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें मना नहीं करता, मगर जो कुछ मेरा मतलब है उसे तुम जरूर अच्छी तरह समझ गए हो। भोला सिंह, जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस काम को होशियारी के साथ करूँगा। आप जहाँ इच्छा हो जाइए और इस तरफ से बेफिक्र रहिए। भूतनाथ, अच्छा तो अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर भूतनाथ भोला सिंह से विदा हुआ और उसी घूम घुमे रास्ते से होता हुआ पहाड़ी के नीचे उतर आया और इधर भोला सिंह देहाती ब्राह्मण की सूरत बना जंगल में इधर उधर घूमने लगा। ठीक दोपहर का समय था। धूप खूब कड़ाके की और गर्म गर्म लू के जपेटे बदन को झुलसा रहे थे। ऐसे समय में भूतनाथ का शागिर्द भोला सिंह गर्मी से परेशान होकर एक घने पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। यह स्थान यद्यपि उस सुरंग से लगभग 200-250 कदम की दूरी पर होगा, परंतु यहाँ से घूम घुमे रास्ते और जंगली पेड़ों तथा लताओं की झाड़ियों के कारण बहुत ध्यान देने पर भी उस सुरंग का मुहाना दिखाई नहीं देता था। भोला सिंह बैठा सोच रहा था
कि यकायक उसके कान में कुछ आदमियों के बोलने की आहट मालूम हुई। हमारे पाठकों में से जो महाशय जंगल की हवा खा चुके हैं या पहाड़ों की सैर कर चुके हैं, उन्हें यह बात जरूर मालूम होगी कि जंगल में सन्नाटे के समय मुसाफिरों के बातचीत करते हुए चलने की आहट बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। यहाँ तक कि आप आधा कोस की दूरी पर भी यदि 2-4 आदमी बातचीत करते चले जाते हो तो ऐसा मालूम होगा कि थोड़ी ही दूर पर कुछ आदमी बातें कर रहे हैं, परंतु शब्द साफ साफ सुनाई न देंगे। साथ ही इस बात का भी पता लगाना जरा कठिन होगा कि ये बातचीत करते हुए जाने वाले आदमी किधर और कितनी दूरी पर है। अस्तु जब भोला सिंह को कुछ आदमियों के बोलने की आहट मालूम हुई तो ठीक ठीक पता लगाने और जांच करने की नीयत से वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चारों तरफ गौर से देखने लगा, मगर कुछ पता न लगा और न कोई आदमी ही दिखाई पड़ा। लाचार वह पेड़ से नीचे उतर आया और उसी आहट की सीध पर खूब गौर करता हुआ उत्तर की तरफ चल पड़ा, जिधर के जंगली पेड़ बहुत घने और गुंजान थे। कुछ दूर तक चले जाने पर भी भोला सिंह को किसी आदमी का तो पता न लगा, मगर एक छोटे से पेड़ के नीचे बेहोश प्रभाकर सिंह पड़े हुए दिखाई पड़े। यद्यपि उसने आज रात के समय प्रभाकर सिंह को देखा न था, क्योंकि उस घाटी में जहां भूतनाथ का डेरा था पहुंचने से पहले ही वह गायब हो चुके थे, परंतु प्रभाकर सिंह एक अमीर, बहादुर और नामी आदमी थे, इसलिए भोला सिंह उन्हें पहचानता जरूर था। और कई दफे एयारी की धुन में शहर में घूमते हुए उसने प्रभाकर सिंह को देखा भी था। इसके अतिरिक्त आज भूतनाथ ने उसे यह भी बता दिया था कि जिस समय प्रभाकर सिंह हमारे साथ से गायब हुए थे उस समय उनकी पोशाक फलाने ढंग की थी तथा उनके पास अमुक हरबे थे। इन सब कारणों से भोला सिंह को उनके पहचानने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हुई और वह उन्हें ऐसी अवस्था में पड़े हुए देखते ही चौंक पड़ा। वह उनके पास बैठ गया और गौर से देखने लगा कि क्या उन्हें किसी तरह की चोट आई है या कोई आदमी जान से मारकर छोड़ गया है। किसी तरह की चोट का पता तो न लगा, मगर इतना मालूम हो गया कि मरे नहीं बल्कि बेहोश पड़े हैं। भोला सिंह ने अपने एयारी के बटुए में से लखलखा निकाल और सुंघाने लगा। थोड़ी ही देर में प्रभाकर सिंह होश में आ गए और उन्होंने अपने सामने एक देहाती ब्राह्मण को बैठे देखा। प्रभाकर सिंह, आप कौन हैं? कृपा कर अपना परिचय दीजिए। मैं आपका बड़ा ही कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आज निस्संदेह आपने मेरी जान बचाई। भोला सिंह, मैं एक गरीब देहाती ब्राह्मण हूँ। इस राह से जा रहा था कि यकायक आपको इस तरह पड़े हुए देखा, फिर जो कुछ बन पड़ा सो किया। प्रभाकर सिंह सिर हिलाकर, नहीं, कदापि नहीं। आप ब्राह्मण भले ही हो, परंतु देहाती और गरीब नहीं हो सकते। आप जरूर कोई एयार है। भोला सिंह, यह शक आपको कैसे हुआ? प्रभाकर सिंह, यद्यपि मैं एयारी नहीं जानता, परंतु ऐसे मौक़ों पर आपको पहचानना कोई कठिन काम न था, क्योंकि आपने बहुत उम्दा लखलखा सुंघाकर मेरी बेहोशी दूर की है, जिसकी खुशबू अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रही है। क्या कोई आदमी जो एयारी नहीं जानता हो ऐसा लखलखा बना सकता है? आप ही बताइए। भोला सिंह, आपका कहना ठीक है, मगर मैं प्रभाकर सिंह बात काट कर, नहीं, इसमें कुछ सोचने और बात बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे मिलकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि मुझे निश्चय है कि आप जरूर मेरे दोस्त भूतनाथ के एयार हैं, जिसने सिवाय भलाई के बुराई की आशा तो हो ही नहीं सकती। भोला कुछ सोचकर, बात तो बेशक ऐसी ही है। मैं जरूर भूतनाथ का एयार हूँ और वे आपका पता लगाने के लिए ही गए हैं, मगर यह तो बताइए कि आप यकायक गायब क्यों हो गए और आपकी ऐसी दशा किसने की? प्रभाकर सिंह, मैं ये सब हाल तुमसे बयान जरूर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि क्यों कर मेरी जान बच गई, मगर इस समय नहीं, क्योंकि दुश्मनों के हाथ से तकलीफ उठाने के कारण मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया हूँ और अब मुझ में ज़्यादा बात करने की ताकत नहीं है। अस्तु, जिस तरह हो सके मुझे अपने डेरे पर ले चलो, वहाँ सब कुछ सुन लेना और उसी समय इंदुमती तथा गुलाब सिंह को मेरा हाल भी मालूम हो जाएगा।
यद्यपि मुझ में चलने की ताकत नहीं है, मगर तुम्हारे मोढे का सहारा लेकर धीरे धीरे वहां तक पहुंच ही जाऊंगा। भोला सिंह: अच्छी बात है, मैं तो आपको पीठ पर भी लाद सकता हूँ और ले जा सकता हूँ। प्रभाकर सिंह: ठीक है, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब अपना नाम तो बता दो। भोला सिंह: मेरा नाम भोला सिंह है। इतना कहकर भोला सिंह उठ खड़ा हुआ और उसने हाथ का सहारा देकर प्रभाकर सिंह को भी उठाया। वह बहुत ही सुस्त और कमज़ोर मालूम हो रहे थे, इसलिए भोला सिंह ने उन्हें टेकाता और सहारा देता हुआ बड़ी कठिनता से सुरंग के मुहाने पर ले आया। वहां पर प्रभाकर सिंह ने बैठकर कुछ देर तक सुस्ताने की इच्छा प्रकट की, अस्तु उन्हें बैठाकर भोला सिंह भी उनके पास बैठ गया। इस समय दिन पहर भर के लगभग रह गया होगा। ओह, यहाँ पर भोला सिंह ने बेढब धोखा खाया। ये जो प्रभाकर सिंह उनके साथ भूतनाथ की घाटी में जा रहे हैं, वे वास्तव में प्रभाकर सिंह नहीं हैं, बल्कि उनके दुश्मनों में से एक अय्यार है, जिसका खुलासा हाल आगे के किसी बयान में मालूम होगा। यह उसे तथा भूतनाथ और उसके अय्यारों को धोखा दिया चाहता है और इंदुमती पर कब्जा कर लेने की धुन में है। यद्यपि भोला सिंह भी अय्यार और बुद्धिमान है, मगर साथ ही उसे भांग का बहुत शौक है। सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त भांग छाने बिना उसका जी नहीं मानता, और यही सबब है कि वह कभी कभी बेढब धोखा खा जाता है। मगर यह अय्यार भी बड़ा ही मक्कार है जो उसके साथ जा रहा है। देखना चाहिए कि दोनों में क्यों कर निपटती है। भोला सिंह तो खुश है कि इसने प्रभाकर सिंह की खोज निकाला, मगर वह अय्यार सोचता है कि अब इंदुमती पर कब्जा करना कौन बड़ी बात है। कुछ देर के बाद दोनों आदमी उठ खड़े हुए और भोला सिंह उस नकली प्रभाकर सिंह को साथ लिए हुए सुरंग के अंदर चला गया। ये था भूतनाथ, पहला भाग, दूसरा बयान।